हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। 23, 24, 25 है ना। 23, 24, 25 को आपने दोनों शिफ्ट का एग्जाम देखा होगा, पेपर देखा होगा। बहुत ही मतलब ये नहीं कह सकते इजी पेपर आ रहा है ना। तो पेपर अच्छे लेवल का आ रहे हैं दोस्तों। तो बस आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो लोग अच्छे से तैयारी करिए, हाइपर मत होइए और टेंशन बिल्कुल मत करिए। आपने जो भी पढ़ा है बहुत बेस्ट पढ़ा है और आप अच्छा स्कोर कर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम दोस्तों चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। और समय बहुत कम है दोस्तों, तो हम जो है आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? देखिए मैंने बड़ा कर दिया कि आप लोगों को थोड़ा दिख सके, है ना। तो आप देख सकते हो हिंदी को, है ना। तो हिंदी आप देख सकते हो। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, देन उसके बाद में मैं क्वेश्चन करूंगी। और आप लोग हिंदी को पढ़ने के लिए कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब कि वो समय को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप लोग पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़ने के बाद तब आप लोग जो है कि पैराग्राफ पढ़िए। इससे जो है कि आंसर जस्ट निकल आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम जो है कि इस पैसेज को पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पूरा 150 नंबर का है। मैं मैथ को छोड़ के बाकी ऑल सब्जेक्ट को करवाऊंगी, ठीक है। मैथ में भी आंसर बता सकती हूँ, बट मैं बहुत लेंदी क्लास नहीं लेती हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पर। और यूपीपी की बहुत सारी क्लास हमने प्रोवाइड भी किया है। मैराथन क्लास भी दिया, तो आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। देखिए चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। आग राज कपूर के द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी, है ना। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार VN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के अस्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। और इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन है कि आग फिल्म की कथा आधारित है बच्चों पर, महिलाओं पर, नौजवानों पर या फिर सैनिकों पर। देखिए आग फिल्म की कथा किस पर आधारित थी दोस्तों? तो ये आधारित थी किस पर? नौजवानों पर। किस पर आधारित थी दोस्तों? नौजवानों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये नौजवान की ये नौजवान है ना, यहाँ से मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष हुआ? बताइए। 1946 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1960 में। तो दोस्तों ये हुआ था, ये ऑप्शन में देखिए आग नामक फिल्म का प्रदर्शन किस वर्ष में हुआ था? 1948 में। ये लिखा 1948, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? बताइए। निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस या फिर कामनी कौशल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर नरगिस है, कामनी है, कामनी कौशल है और निगार सुल्ताना थी, है ना। और इसमें कौन नहीं था? निगारा सुल्तान थी, है ना, निगारा सुल्तान थी। तो और नरगिस है, लेकिन मधुबाला नहीं है। कौन है दोस्तों? मधुबाला नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फिल्म का प्रभाव राजकुमार की किस फिल्म में मिलता है? बताइए। सुहाग का दिन, आवारा, सत्यम शिवम सुंदरम या फिर श्री 420। देखिए आग इसका जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इस फिल्म का जो प्रभाव है राज कपूर की कौन सी फिल्म से मिलता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पर लिखा, देखिए आप देख सकते हो ना, पैराग्राफ में सारे आंसर मिल जा रहे हैं, सारे आंसर मिल जा रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आग के प्रदर्शन के समय राजकुमार की उम्र क्या थी? बताइए। 40 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो आग के प्रदर्शन के समय दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पैराग्राफ में कि उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। तो कितने साल? 23 साल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की जो उम्र थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए मगही जो है दोस्तों, मगही की बात करते हैं तो मगही किस उपभाषा की बोली है, तो ये है बिहारी की। किसकी? बिहारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण सर सरोज बनचारी, चली कर रघुवीर सिली मुखधारी, मिली मुख में अलंकार। बताइए सिली मुख में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, या फिर उपमा उपमा है? बताइए। ये जो सिली मुखधारी है, तो सिली मुख में कौन सा अलंकार है? सिली मुख की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार है? वो है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय जो अस्थाई भाव है वो किस रस का है? शांत का है, विभत्स का है, अद्भुत का है, या फिर हास्य का है? तो दोस्तों विस्मय की बात करते हैं, है ना। विस्मय जो अस्थाई भाव है वो अद्भुत, अद्भुत जो रस होता है, ऑप्शन सी है दोस्तों। अद्भुत जो रस है इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? रहीमदास है, दादू है, कबीरदास है, या फिर तुलसीदास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? कबीरदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई जो छंद होती है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं, 12 होती हैं, 16 है, या फिर 18 है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं होती। चौपाई में तो 16 मात्राएं होती। कितनी होती है? 16 होती हैं। चलो जी आगे देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए, यदि ए आए ओ तथा औ के बाद कोई मित्र भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाता है। ये कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयाधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयाधि हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, पूरा मतलब कि पेपर जैसा पेपर है। मैंने पहले बताया था ना कि पेपर जैसा पूरा पेपर है, तो आप लोग इसमें अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः पहले और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, व संख्या में दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। पहला दिया गया है कि मजदूरों की बस्तियों में, है ना। तो यहाँ पर दिया गया मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना रहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर 12 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सी में क्या है? पहले वाह होगा। क्या होगा? वाह। देखिए वाह में क्या है? तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से मजदूरों की बस्तियों में, है ना। ये सेंटेंस बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत का सही तत्सम शब्द चुनना है। खेत का, तो खेत का आपको बताना है। खेत का हो जाएगा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। खेत का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वो कौन सा अलंकार है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर दोस्तों होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा अलंकार है? वियोग श्रृंगार है, रौद्र है, करुण है, या फिर शांत है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा रस है? रस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें है करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, इन द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, या फिर कर्मधारय है? आजन्म शब्द में जो समास होता है दोस्तों ये होता है आजन्म शब्द में, इसमें होता है ये आ जो है ना, आगे देखते हैं कि जहाँ देखिए ये 16 हो गया। 17 की बात करते हैं
तो आप जन्म शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो आप अव्ययी भाव है, क्योंकि आ प्लस जन्म है ना, आ प्लस जन्म, तो यहाँ पर अब अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, बताइए। तल प्लस लीन होगा, तद प्लस लीन होगा, तत् प्लस लीन होगा, या फिर तत् प्लस लीन होगा। जो ता में हलंत है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन हो जाएगा। 17 का डी हो जाएगा, 17 का डी है। 18 देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ये हो जाएगा कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इसका सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है आपको। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाशी। बताइए, विभावना होगा, अतिशयोक्त होगा, विशेषोक्ति होगा, या फिर उपमा होगा। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषोक्ति। क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगी, है ना, आप लोगों को दिख सके। तो यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग, जो त्रुटि पूर्ण भाग है, इसका चयन करना, और कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करना। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो भाग डी को हम चुनेंगे, अगर जो त्रुटि है उसको हम चुनेंगे। तो यहाँ पर एक कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्था में स्वर्ण जयंती समारोह, है ना। उसके बाद में क्या है कि उद्घाटन करेगा, और कोई त्रुटि नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन करेगा, यहाँ है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एरा प्रत्यय होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है कि इसमें हो जाएगा ए। 22 का ए सही हो जाएगा, 22 का ए होगा। ठीक है, एरा प्रत्यय होगा, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार की बात करेंगे तो यहाँ पर रीति के अनुसार क्या हो जाएगा? रीति के अनुसार, तो रीति प्लस अनुसार, यहाँ पर हो जाएगा रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं। देखिए आप लोग एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करिएगा नहीं वाले शब्द को, तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं। जिसमें नहीं पूछा गया है तो आपको नहीं बताना है, उसमें सही आंसर नहीं बताना है, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पॉइंट से 1 नंबर से सिलेक्शन ना होने का जो दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है, बहुत ही मतलब कि घातक दर्द होता है। इसलिए मैं कहूँगी आपको कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर तब उसके बाद में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। राम भक्त होगा, पवन श्रुत होगा, कपीश्वर होगा, या फिर बजरंग बली होगा। क्या नहीं है? तो 24 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा राम भक्त। राम के एक ही भक्त थोड़ी है, राम के तो बहुत सारे भक्त हैं। तो यहाँ पर बजरंग बली होगा, पवन सुत होगा, कपीश्वर होगा, लेकिन राम भक्त जो है वो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हनुमान तो ऑलरेडी राम के भक्त हैं, है ना। तो राम भक्त। चलिए आगे देखते हैं कौन सा वाक्य सही है। इसमें सही पूछा गया है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या फिर बैल और बकरी घास चरती है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का जो तत्सम होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 26 का कर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तन। 27 है कि व्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। बताइए, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो इसको एक क्रम में बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे बिना हिंसक विरोध के। क्या है? बिना हिंसक विरोध के। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को। बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना यहाँ पर है ना, पहले यहाँ पर है शुरू से ही, है ना। चौथे में पहला थर्ड है, तो चौथे में थर्ड है। देखिए इसमें है कि शुरू से ही, पहले क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि शुरू से ही दोस्तों आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेंटेंस ये बनेगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ दल धार।
इस उद्धरण में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर 28 में हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरवे है। क्या है? प्रयुक्त छंद कौन सा है? बरवे है। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परुष शब्द का विलोम क्या होगा? परुष शब्द के विलोम की बात करते हैं। परुष शब्द का जो विलोम है ये हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ है वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुना है। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या बोलेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम बोलेंगे दोस्तों अग्रज। क्या बोलेंगे? अग्रज। बड़े को अग्रज बोलेंगे, छोटे को अनुज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर। ब्रिज भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? ब्रिज भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचस्पति की समास का समस्त पद है। वाचस्पति की बात करते हैं। वाचस्पति दोस्तों किस समास का समस्त पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की बात करते हैं दोस्तों। पुल्लिंग की अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके शब्दों में से एक वचन कौन सा है? भाई प्राण तो बहुवचन है ना, एक वचन आपको बताना है। तो यहाँ पर तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तेल। तेल जो है वो एक वचन है, दर्शन है, ओठ है, प्राण है, ये सारे बहुवचन है। चलिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्या प्लस आभास हो जाएगा, अभ्यास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय की समास की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है ना, जिसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है ना जिस शब्द के बीच में, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, क्लियर। देखिए हम किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि पेपर जैसा पेपर है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम आंसर देते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मैं समझिएगा कि मैं फटाफट भगती चली जा रही हूँ, कोई किसी में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि समय नहीं है दोस्तों। और आप लोगों ने 3 दिन का एग्जाम पेपर देख लिया है ना कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्वेषण, है ना। अन्वेषण ऐसे तो लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है, ना कि ऐसे होता है। बी भी गलत है, डी भी गलत है और सी भी गलत है। चलिए अब हम देखते हैं जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सेखा झील के नाम से एक नया पश्चिमी बिहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अलीगढ़ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया घाट। चलिए आगे देखते हैं निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंडी क्षेत्र की प्रमुखता है? बताइए बुंदेलखंडी में कौन सी मिट्टी की प्रमुखता है दोस्तों? तो वहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी की, जहाँ पर कपास की ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी में ही कपास की ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए बुंदेलखंड में काली कपास की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उसकी प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या की बात करते हैं तो जनपद की संख्या दोस्तों कितनी है? 7 है। क्या है? जनपद कितनी है? 7 है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलो जी, मई 2023 में बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी रूप से विकसित भारी बंजी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया जा गया है और इस टारपीडो का नाम क्या है? इस टारपीडो का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वरुणास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? चलिए ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर में। चलिए भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बठिंडा के किला मुबारक में। कहाँ पर? बठिंडा के किला मुबारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? वली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों संत। वली का क्या अर्थ होता है? वली का अर्थ होता है संत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों। तो कौन सा कथन कांग्रेस के कराची के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। क्या हुई थी? कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन की पुष्टि हुई थी। क्या हुई थी? गांधी इरविन की पुष्टि हुई थी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एवरेस्ट पर्वत। क्या हो जाएगा? एवरेस्ट पर्वत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लिपू लेख और उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिपू लेख और उत्तराखंड हो जाएगा, लिपू लेख और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य अष्टमुड़ी झील में स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील स्थित है दोस्तों कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर है? केरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काफर। क्या हो जाएगा? काफर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। संविधान का जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केंद्र शासित प्रदेशों से। चलो आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 338B फर्स्ट में। 338B फर्स्ट में इस बात की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित हुई थी? तो लोक भाषा की जो बहस होती है, लोक भाषा की बहस दोस्तों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। किसमें होती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों के से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 140 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7वां संशोधन। क्या हो जाएगा? 7वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा BKRV राव। क्या हो जाएगा? BKRV राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों के द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे आर्थिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधान उधार दर कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPC का पूर्ण रूप क्या है जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यही होता है दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था? NHM की बात करते हैं दोस्तों, इसको कभी स्टार्ट किया था? NHM के बारे में आपको बताना है NHM के बारे में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को NHM शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? चलिए राइट देखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था दोस्तों? 1998। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से फिल इन द ब्लैंक्स में प्रस्तुत किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1913, है ना। चलिए हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है संस्कृत, है ना। संस्कृत भाषा दोस्तों, जो संस्कृत भाषा है ये सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द इकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा J.K. राउलिंग। कौन है? J.K. राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंघली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंघली जो है वो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है ना? क्या कौन सी भाषा है? आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा C.V. रमन। किसने? C.V. रमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो प्रेरक कुंडली का जो आविष्कार था उसको किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी है निकोलस कॉलन। किसने किया था? निकोलस कॉलन। चलिए, तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि मैं मैथ पोर्शन को छोड़ करके मैं सारी क्वेश्चन को कवर करवा दूंगी, क्योंकि मैथ में थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना पड़ता है ना। तो इसमें क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो मैं कहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगी। चलिए, ऐसे ऑप्शन में बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलती हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से 113 से इस क्वेश्चन से मानसिक योग्यता, और मैं रीजनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। रीजनिंग से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्देश 113 से 116 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है। कथनों में जो दी गई जानकारी है वो सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न है। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करता है। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पर दिया गया है, कथन दिया गया है कि कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। निष्कर्ष ये कहता है कि कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। क्या है? केवल निष्कर्ष 2 ही पालन करता है ना। कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, ये सही बात है। और 114 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा कथन ये कह रहा है कि हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। यदि बिल्डिंग में 2 से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। तो निष्कर्ष कहता है कि पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है और 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन तो भैया अच्छे लेवल के आते ही हैं, बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है कथन का। चलिए आगे देखते हैं कथन क्या कह रहा है 115 में। यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष कहता है कि कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपरयुक्त हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि कथन कहता है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। धारणाएं हैं कि जैविक खेती करना आसान होता है। सेकंड ऑप्शन है कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल धारणा सेकंड निहित है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के आवश्यक या पर्याप्त हैं। प्रश्न कहता है कि विभिन्न आकार व रंगों की 100 गेंदें हैं, हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी। एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, 3 लाल गेंद है, 2 हरी गेंद 3 लाल गेंदें 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं, 2 गुलाबी गेंदें जो कि सबसे छोटी हैं, 2 नीली गेंद सबसे बड़ी हैं, हरी पीली से बड़ी है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं। क्लियर। चलो 118 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि एक लड़के की ओर इशारा, है ना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिलेशन से क्वेश्चन तो आते हैं, कोई भी एग्जाम में उसमें आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसी या फिर मामी कह सकते हो, मौसी भी मामी भी दोनों कह सकते हो। चलो आगे देखते हैं। सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादी। बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ, एस और डी का पिता है। एफ जो है वो एस और डी का पिता है। डी की बुआ की बेटी है। डी की बुआ की बेटी कौन है। तो डी की बुआ की बेटी ई है।
एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से जो संबंध है दोस्तों वो कौन सा है? वो है मामा का। क्या है? मामा का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में PAINT का कोड है 83527 है और SCORE स्कोर का कोड 49061 है, तो उसी कोड भाषा रिसेंट क्या होगा? तो आप लोग कैसे काउंट कर सकते हो? तो यहाँ पर राइट आंसर हम फटाफट बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 619127। ठीक है, 619127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड भाषा में VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो MEET के लिए कोड क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3550। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुना है। लेखक का संबंध है कलम से, तो दर्जी का जो संबंध होगा वो होगा दोस्तों सुई से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। UETFSGRH, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा QI। चलो उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है दूसरे का पहले से है। तो पेडियाट्रिक का संबंध चिल्ड्रेन से है, तो न्यूरोलॉजी का जो संबंध होगा, न्यूरोलॉजी का जो दोस्तों जो संबंध होता है वो ब्रेन से होता है ना। लोग कहते हैं ना कि न्यूरोलॉजी को जाकर दिखा दीजिए जिसको माइंड से थोड़ा दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध जो वृक्क है उसका किसके होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी, है ना। बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग है तो कमाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। स्पोर्ट्स, स्पोल, स्पाउस, स्पेल्ट, स्पैरो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा स्पॉइल। चलो 128 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट पैलेस, किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर बी प्योर टू एयर हेयर को टू एयर बी प्योर हेयर वाटर लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा ए हिल इज प्लेस शिमला। चलो जी आगे देखते हैं। यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं, वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तीन भुजाओं वाले बहुभुज को पता है क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है 130 से 131 में, है ना। चलो कथन और निष्कर्ष है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन दिया गया कि सभी कारें चार पहिया हैं और सभी चार पहिया वाहन है। निष्कर्ष कहता है कि सभी वाहन चार पहिया हैं और सभी कारें वाहन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। क्या हो जाएगा? कि सभी कारें वाहन है। ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों राइट हो जाएगा। फिर कथन दिया गया कि उद्घोषक चिल्लाया, वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। निष्कर्ष कहता है पिच बढ़िया है, उद्घोषक प्रदर्शन को देख अभिभूत है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 132 से 134 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि अवतरण को पढ़ना है और निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए 6 विद्यार्थी अनिल, बिनू, चिराग, देवी, इवान और फराह एक कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। देवी और फराह लंबे कद के हैं जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मे पहने हुए हैं जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। अब बताना है कि ग्रीन हाउस के कौन कौन से लंबे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हैं? बिनू, चिराग, फराह या फिर इवान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा फराह। क्या हो जाएगा? फराह, इन्होंने चश्मा नहीं पहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इवान ने नहीं पहना था। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। 7 सदस्य हैं FGH। कौन कौन है? FGHIJK और एल ओलंपिक में विभिन्न देश जैसे स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी और स्वीडन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक एक अलग खेल जैसे वॉलीबॉल है, तीरंदाजी, राइफल, शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल में हिस्सा लेते हैं। व्यक्तियों, देशों और खेलों का क्रम ऐसा ही होना आवश्यक है। H तीरंदाजी के लिए डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करता है, I स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग के लिए नहीं।
जो स्वीडन का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है। जे वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन इंग्लैंड में नहीं। एफ एथलेटिक्स के लिए हंगरी का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो ग्रीस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। के इंग्लैंड या स्वीडन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यल राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। आई निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित किस खेल में हिस्सा लेता है। आई जो है वो किस खेल में हिस्सा लेता है, तो आई किस खेल में हिस्सा लेता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसमें, फुटबॉल में। किसमें, फुटबॉल में। चलिए 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। तो असंगत जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुस्तक। चलिए निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। 0:6, 21:46, 12:28 या फिर 5:14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 0:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 138 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 8 छात्र अनी, बीनी, सीना, दिया, इवा, फिन, गिम तथा हज उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। केवल 4 छात्र सीना और बीनी के मध्य बैठे हुए हैं तथा सीनी और बीना में से एक पंक्ति में एक छोर पर बैठा हुआ है। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। अब दिया अनी के दाएं बगल में है तथा अनी हिज के बाएं 5वें स्थान पर है। अब दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठ सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ईवा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लड़के हैं, है ना, B1, B2, B3, B5, B4, B5, B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B1 B4 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B4 B6 का पड़ोसी है। B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर है। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है ना, पहला ऑप्शन सही है। चलिए 140 का देखते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई हैं। एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि किसी क्रम में हो। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी बैठा है। ठीक है, चलो 141 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं जिसके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 142 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें देख सकते हो आकृति है ना, कौन सी आकृति पहले है। चलिए 143 की बात करते हैं। 143 नंबर का जो क्वेश्चन है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और संगत को चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 नंबर का है कि अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहाँ से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 अंश के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, है ना। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति में किस दिशा में होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। चलो 146 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। वह 2 किलोमीटर की सवारी करता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता रहता है। उसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता रहता है। अंत में वह अपने बाईं ओर जाता है और 8 किलोमीटर के लिए सवार होने के बाद कार्यालय तक पहुंच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, एच होगा। क्या हो जाएगा, एच। चलो आगे देखते हैं। P3RIMJ3Q %W @NSE5XY
है ना। उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प आकृति में दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की बनाने के लिए संयुक्त की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल बी और सी, है ना, बी और सी, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के संबंध में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों हमने पेपर जैसे पेपर आपको कवर करवा दिया दोस्तों। आप लोग इस पेपर को करके आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप कि ऐसे ही पेपर आएंगे। और आपने देख लिया कि 3 दिन पेपर हो चुके हैं दोस्तों। अब लास्ट में 2 दिन के पेपर और बचे हैं। तो आप लोग जिनका भी पेपर है 30 और 31 को, तो वो लोग अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों, और उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दिल से बने रहने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ना, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, है ना, जो भी आपकी फैमिली में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की दोस्तों, तो उन तक इस सेशन को जरूर पहुँचाइए। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो दोस्तों देख सकते हो, है ना, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लास करवा दी है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिले दोस्तों, है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपीपी एग्ज़ाम होने के बाद, है ना, मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 की मैंने कंप्लीट करवा दी है ना, और 7 की मैंने 8 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है। तो अब मैं फिर से उसको स्टार्ट करने वाली हूँ, है ना। तो 7 की मैं जो भी चैप्टर बचे हैं उसको मैं करवाऊँगी। फिर 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो हर क्लास की मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चलवा रही हूँ दोस्तों। पहले मैं थ्योरी करती हूँ, है ना। पहले मैं आप लोगों के लिए थ्योरी प्रोवाइड करती हूँ, देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपी, है ना, यूपी सीएस, आरओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि सब में तो एनसीईआरटी पूछी जा रही है, सब में एनसीईआरटी पूछी जा रही है। तो एनसीईआरटी एक ऐसा रामबाण है ना एनसीईआरटी, कि यहीं से आयोग क्वेश्चन बना रहा है। और जो लोग पीपीएससी 4.0 की तैयार कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वो हमारे से जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। और मैं 1 लाइन मतलब कि एक लाइन को इतनी सजे से समझाती हूँ। उसके बाद में मैं ये भी कहती हूँ कि आप लोग क्लास लीजिए तो एक कॉपी और पेन लेकर, आपकी बहुत अच्छी नोट्स बन जाएगी। तो अब मैं आप लोगों से बार बार यही मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट डाउन करिए, है ना। सारा तो करना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मैं उसी को नोट करवाती हूँ। तो आप लोग कल से आइएगा। मैं कल से एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो 7 क्लास की जो बची है, जो चैप्टर बचे हैं उसको मैं करवाऊँगी, देन उसके बाद में मैं क्लास 8 की करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।